जीएसटी रिफॉर्म देश में लागू हो गया है और जीएसटी की दरें घटा दी गई है। ऐसे में इसे अब नाम दिया गया है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। नेक्स्ट जेन से ये कैसे जुड़ता है, अगर इसे समझना है तो अर्थशास्त्रियों से इसे समझा जा सकता है। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अर्थशास्त्री दीप्ति तनेजा जी। दीप्ति जी, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रशांत दीप्ति जी, ये नेक्स्ट जेन नाम क्यों दिया गया? अगर नेक्स्ट जेन का मतलब, आजकल तो जेनजी की बात हो रही है, नेक्स्ट जनरेशन, अर्थव्यवस्था का मसला नेक्स्ट जनरेशन से जोड़ा गया, नाम दिया गया, वाकई ये आपस में एसोसिएटेड हैं? इसका कुछ संबंध है? देखिए, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म ये इसलिए है, संबंध की तो बात कभी कर लेते हैं कि अच्छा, क्योंकि ये जो जनरेशन रिफॉर्म, जो अगली जनरेशन, आने वाली जो जनरेशन है, ये भारत की इकोनॉमी का एकदम एक अपवर्ड पाथ का एक नया चार्ट तय करने वाली है। और जहाँ तक जुड़ाव की बात है, तो क्योंकि ये जो जनरेशन, अभी की जो जेन जी की बात हो रही है, यही जनरेशन है जिसने आगे इन सब नीतियों का फायदा उठाना है। दे आर द वंस हु आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ टुमारो। तो इसके चलते इसको नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, जेन जीज रिफॉर्म, इसको कुछ भी आप नाम दे दीजिए, क्योंकि ये आने वाला समय जेन जी का है और भारत के ग्रोथ चार्ट का है। तो ये जो पिछले वाले स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया, माना जा सकता है कि वो एक कुछ पिछली जनरेशन के हिसाब से था और फिर उसमें आखिर बदलाव करना पड़ा, विपक्ष भी इसकी लगातार मांग कर रहा था। तो क्या ये माना जाए कि फ्यूचर में जो जेनजी चाहते हैं, नया जनरेशन आगे का चाहता है जिस तरह का स्ट्रक्चर, ये उस तरह का स्ट्रक्चर है? और अर्थव्यवस्था में इसका योगदान क्या हो सकता है? देखिए, विपक्ष तो अब इसका कुछ भी कह ले, वो अब क्रेडिट लेने पे भी आए हुए हैं। तो दैट इज नॉट द पॉइंट। जब ये 2017 में आया था, क्योंकि हम विपक्ष की यहाँ बात कर रहे हैं प्रशांत, तो ये वही विपक्ष है जो इसको लागू नहीं करवा पाया था, क्योंकि स्टेट का जो वो एक पूरा का पूरा समीकरण होता है, वो नहीं बिठा पाए थे। वो सारे राज्यों को, इनफैक्ट कांग्रेस, जो राज्य जहां पे कांग्रेस की सरकारें थी, वो उनको भी अपने साथ नहीं मिला पाए थे। तो चाहते थे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो चाहत से कुछ नहीं होता ना। इफ द विशेस वर हॉर्सेस देन बेगर्स वुड बी राइडर्स। तो वो नहीं उसको इंप्लीमेंट करा पाए, क्योंकि वो सारी सरकारों का एक पूरा का पूरा सबको साथ लेके नहीं चल पाए। तो ये उसके चलते जब ये रिफॉर्म्स आए, तो ये ओल्ड जनरेशन नहीं कहेंगे 2017 के रिफॉर्म्स को, क्योंकि उस समय इतने मल्टीपल इफेक्ट्स होते थे, जिसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। एक टैक्स ये लग रहा है, दूसरा ऑक्ट्रॉय लग रहा है, वैट लग रहा है, सर्विस टैक्स लग रहा है, इतने सारे टैक्स लग रहे हैं कि अल्टीमेट इफेक्ट 30%, 35% तक भी ये आंकड़े आए हैं। तो इसलिए उस समय का जो टाइम था, क्योंकि देखिए टैक्स से रेवेन्यू भी आता है, तो आप एकदम रेवेन्यू तो नहीं छोड़ सकती है ना कोई भी सरकार, तो अचानक से रेवेन्यू नहीं छोड़ सकते थे। तो उस जनरेशन, उस टाइम के हिसाब से जो सिचुएशन चल रही थी, उसमें इम्प्रोवाइजेशन थी। जीएसटी 1 रिफॉर्म्स जो 2017 के थे, और अब ये जो न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स है, क्योंकि द टैक्स रिजीम हैज नाउ स्टेबलाइज्ड। आपके डायरेक्ट टैक्सेस में भी अब बहुत सारी न्यू टैक्स रिजीम के चलते सरकार ने बेनिफिट्स दिए हैं नॉर्मल जनता को। तो इसलिए इसको नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहा जा रहा है। लेकिन अब इसमें कुछ लोग हैं, वो ये भी समझना चाहते हैं कि एक तरफ तो टैरिफ लगा दिया गया है अमेरिका की तरफ से, 50% का टैरिफ है, यानी अर्थव्यवस्था को हमारे डेंट करने की कोशिश है ये। वहीं दूसरी तरफ हम अपने देश के भीतर ही जीएसटी की दरें घटा रहे हैं, मतलब टैक्स कम वसूला जाएगा। तो ये कैसे हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने वाला कदम हो सकता है? अगर सामान्य तौर पर देखें तो इसे अर्थशास्त्र की भाषा से सामान्य भाषा में समझना चाहेंगे। बिल्कुल प्रशांत, देखिए, जो टैरिफ की जहां तक बात हुई, टैरिफ से जो इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भारत की अपनी रेटिंग्स नहीं है, भारत के अपने डेटा नहीं है केवल, ये डेटा है आईएमएफ का, ये है डेटा एसएनपी ग्लोबल का, ये है फिच का। ये सारे डेटा कहते हैं कि ग्रोथ पे इम्पैक्ट 0.2 से 0.5% के बीच में पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट जो टैरिफ्स का है। लेकिन जो आप यहाँ बात कर रहे हो कि टैक्स की दरें घटाई हैं, देखिए दरें होती हैं और बेस होता है। बहुत सरल भाषा में बता रही हूँ, इसको टैक्स बेस कहते हैं। जब टैक्स बेस बढ़ता है, क्योंकि टैक्स की चोरी कम होती है, टैक्स की इवेजन, अब डिजिटलाइजेशन का जमाना आ चुका है, पूरा का पूरा ये जो टैक्स चलता है, जो जीएसटी है, ये ऑनलाइन चलता है अब। तो टैक्स इवेजन का बहुत कम स्कोप रहता है किसी को भी, और जो होना भी नहीं चाहिए। खुशी खुशी बंदे को अपना टैक्स देना चाहिए, क्योंकि वो दरें इतनी कम है। तो उसके चलते जब टैक्स बेस बढ़ता है, तो ओवरऑल रेवेन्यू इकोनॉमी का बढ़ता है। अब ये देखो, आने वाला समय बताएगा प्रशांत, लेकिन अभी जो ये जितने भी इकोनॉमिक थिंक टैंक्स और डेटाबेस ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि द इकोनॉमिक रेवेन्यू इज रादर गोइंग टू इंक्रीज। ये बढ़ेगा, बिकॉज बेस बढ़ेगा। उसका कारण है बेस बढ़ने के लिए। तो क्या इसका मकसद ये है कि अगर टैक्स कम होगा तो लोग उत्साहित होंगे और ज़्यादा अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी? और क्या इसीलिए अब इसे भी जनता समझना चाहती है कि ये
बचत उत्सव का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि अभी तो ये नवरात्र उत्सव चल रहा है, लेकिन सरकार इसे बचत उत्सव कह रही है। तो ये बचत होगी किसकी? ये किसके जेब में जाएगा दरअसल पैसा? ये इससे फायदा दरअसल किसको होने वाला है? इससे फायदा आम आदमी को होने वाला है, हर एक बंदे को होने वाला है, आप जैसे मेरे जैसे सबको होने वाला है, गरीब तबके को होने वाला है, न्यू मिडिल क्लास जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात करी उनको होने वाला है, अमीर को होने वाला है। तो सिन गुड्स को छोड़ के जो ऐसे गुड्स हैं, जो लग्जरी गुड्स हैं, सिन गुड्स हैं, जो हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो कि नहीं कंज्यूम करने चाहिए, उसके अलावा हर एक आदमी को इसका फायदा होगा, हर जन जन को फायदा होगा और घर में फायदा होगा। और अगर हम मंथली बजट की बात करें, क्योंकि घी, ब्रेड, मक्खन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हर चीज पे तो टैक्स की दरें या तो 0 हो गई हैं या 5 हो गई हैं। तो सब पे छोटा 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 इम्पैक्ट करके महीने का 5 से 10 हजार एक न्यू मिडिल क्लास आदमी को, उसके हाउस होल्ड को इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आम भारतीय भी अब दीप्ति जी ये समझना चाहता है कि ठीक है, कुछ टैक्स कम किया गया है, जो चीज़ 10.5 रुपए की मिलती थी शायद अब वो 10 रुपए की मिलने लगेगी, तो इस 25 पैसे से, 50 पैसे से, 1 रुपए से इतना क्या ऐसी मजबूती अर्थव्यवस्था को मिल जाती है? ये समीकरण समझाने की कोशिश कीजिए। देखो प्रशांत, अगर पूरे महीने में वो केवल एक ही वस्तु आप कंज्यूम कर रहे हो 25 पैसे के इम्पैक्ट वाली, तो समझ में आता है कि 25 पैसे से क्या ही होगा। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि पूरे हाउस होल्ड का बजट 5 से 10 हजार के बीच में इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऐसी 25 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए, 10 रुपए, ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं ना, नमक है, ये सब सबने खरीदनी ही है, देयर इज नो चॉइस। तो एक 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 कर करके रोज में इतना ये कंजम्पशन होता है, तो महीने का जो बजट है वो हर हाउस होल्ड का जब इतना बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसका पूरी इकोनॉमी पे कंजम्पशन जो पैटर्न है वो बढ़ेगा। आप अपनी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ा रहे हो, 140 करोड़ की आपकी जनता है, आप उसको, तभी माननीय मोदी जी ने इसका आह्वान किया, जनता को कहा कि भैया आप अपना स्वदेशी खरीदिए, आत्मनिर्भरता की तरफ जाइए, स्वदेशी से समृद्धि का नारा उन्होंने दिया। मतलब ये कि हम टैक्स कम करके एक तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं उपभोक्ताओं को कि अब आपको ये कम दरों पर चीजें मिलेगी, आप ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदिए, और जब वो बिक्री, खरीदी बढ़ने लगेगी तो अर्थव्यवस्था को एक बल मिलेगा। क्या ये वैसा कुछ फॉर्मूला है? बिल्कुल जी। देखिए, अभी पहले न्यू टैक्स रिजीम आई, तो वहां आपने लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर बढ़ा दी, आपने लोगों के हाथ में जब टैक्स दरें कम करी, जब आपने न्यू टैक्स रिजीम को लाए और आपने बहुत 12.5 लाख तक की तो अपने इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया, तो आपने लोगों के हाथ में पैसा दिया। बिल्कुल, ये हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स का बेनिफिट। अब आपने इनडायरेक्ट टैक्स पे, जिसपे खर्च होना है वो पैसा, वहां वो भी कम कर दिया, तो ये डबल बोनांजा हुआ। तो जब कंजम्पशन, आपके पास पैसा भी है, सामने वाली चीज भी सस्ती है, तो ऑब्वियसली आप कंजम्पशन करोगे। कंजम्पशन का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है कि प्रोडक्शन इससे बढ़ेगी, क्योंकि सारी कंपनीज, एमएसएमईज को जो आह्वान किया उन्होंने वो इसीलिए किया कि आप अपना क्वालिटी भी बढ़ाइए, केवल क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी बढ़ाइए, कि हर तरीके से आप सारे पैरामीटर्स पे खरे उतरें। ये प्रधानमंत्री जी ने इसका एमएसएमईज को आह्वान किया। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ती है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, फिर जब इन्वेस्टमेंट होगी तो ये पूरा का पूरा एक चक्र चलता है जिसको हम वर्चुअस सर्कल कहते हैं। जैसे आपने विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी सुना होगा, ये वर्चुअस सर्कल ऑफ प्रोस्पेरिटी है, जो हर कोई भी, जब भी कोई देश जब ग्रोथ रेट में आगे बढ़ता है तो हर कंट्री उस वर्चुअस सर्कल ऑफ प्रोस्पेरिटी के थ्रू निकलती है, जो अब हमारा देश भी इस विजन के थ्रू आगे उस पाथ पर अग्रसर हो चुका है। तो ये अर्थव्यवस्था को किस तरीके से मजबूती देगा, उसके लिए एक रणनीति बनाई गई है कि जीएसटी कम किया जाए, लेकिन इससे कैसे अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है। लेकिन एक और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है H1B वीजा पॉलिसी। ये बदल दी गई है, और ये एक ऐसा रास्ता था जहां पर बड़ी तादाद में ब्रेन ड्रेन भी हो रहा था, लेकिन बड़े लड़कों को, ऐसे टैलेंट को विदेशों में मौका मिल रहा, अमेरिका में मौका मिल रहा था। लेकिन अगर ये रुकता है, इसके किस तरह के परिणाम आप इससे देख रहे हैं? देखो, इसके भी मैं 2 पहलू देखूंगी प्रशांत। एक तो मैं इसको मानती हूं कि अमेरिका ने सेल्फ गोल कर लिया है, क्योंकि अमेरिका की पूरी सर्विस इंडस्ट्री, आप सत्य नडेला, सुंदर पिचई, जो इम्यूनोथेरेपी में वरदराजन डॉक्टर हों, लॉयर्स हों, उनकी ऑलमोस्ट पूरी इकोनॉमी
वो चल रही है भारतीयों के दम पे। 5 to 6% टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं ये भारतीय वहां पे। उसी से ही एकदम देखो कि एक ही दिन 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, एक ना सिंड्रोम आजकल रिसर्चर्स कह रहे हैं टैको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। बिल्कुल। तो वो 24 घंटे के अंतराल भी अभी नहीं हुआ कि जी वो पॉलिसी आ गई, नहीं जी ये वन टाइम टैक्स है, ये न्यू के लिए टैक्स है, ये एग्जिस्टिंग को नहीं इंपैक्ट करेगा, क्योंकि उनको समझ आ गया भाई मैंने तो ये सेल्फ गोल कर दिया। तो एक तो ये बात रही अमेरिकन इकोनॉमी की। चलिए अमेरिकन इकोनॉमी की हम नहीं चिंता करते, अपनी अगर बात करें, मेरा यहाँ पे ना एक बहुत अलग टेक है प्रशांत इस पे। अच्छा। ये जो बच्चे हैं, ये मोस्टली बच्चे कौन से हैं? IIMs और IITs के पढ़े हुए बच्चे, जहां इतनी तगड़ी सब्सिडाइजेशन है। वो पैसा आप एक बच्चे पे लगा रहे हो उसकी एजुकेशन के लिए, जो आपकी कंट्री को एक दिन भी सर्व नहीं कर रहा और जाके कंट्रीब्यूट कर रहा है दूसरी इकोनॉमी को। तो ये कहाँ टैक्स पेयर के पैसे का एक, मैं कहूंगी कि उचित योग है, मैं तो इसको कहूंगी कि ये दुरुपयोग हो रहा है, जो वो पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज हो सकता था। तो बिल्कुल ये ब्रेन ड्रेन को एड्रेस करने के लिए सामने वाले ने सो कॉल्ड हमें नुकसान पहुंचाते हुए हमारा फायदा कर दिया है। मुझे लगता है कि अगर आप सब्सिडी दे रहे हो IITs IIMs में, तो कम से कम उनसे 5 साल का उन बच्चों से बॉन्ड साइन कराओ कि पहले भारतीय सरजमीन को आप अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, उसके बाद जाके आप दूसरी विदेशी इकोनॉमीज में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। लेकिन इसकी वजह क्या रही है कि ये जो स्थिति आई थी कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में टैलेंट जो है वो अमेरिका पहुंच रहा था, क्या अब वो यहाँ रुक करके कुछ ऐसा कर सकता है जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था ही और मजबूत होगी? क्या अब ये इसके इस तरह के मौके के तौर पर देखा जाए? देखो इसके लिए इफ आई मे यूज योर प्लेटफॉर्म टू से सो प्रशांत, ये एक ना भारत के लिए मैं कहूंगी बहुत चुनौती भरा समय है। अगले 10 से 15 साल अगर हम जापानीज मिरेकल की बात करें, जापानीज ग्रोथ मिरेकल की बात करें, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसने सोचा था जापान आज यहाँ खड़ा होगा? जब वो 46 के बाद उन्होंने अपने आप को पहले तो ठीक करना शुरू किया और फिर वो ग्रोथ पाथ पे जब अग्रसर हुए, 56 से 72 का वो पीरियड था जो इदिका गवर्नमेंट का, उस समय उन्होंने पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट पर, पूरा का पूरा एक डिसिप्लिन लाइफ पर जोर दिया और अपनी जनता का आह्वान किया कि भाई अगर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है तो आपको डोमेस्टिक प्रोडक्शन करानी होगी और डोमेस्टिक कंजम्पशन करनी होगी। उन्होंने एकदम एक्सपोर्ट पे नहीं किया, वो 73, 74, 75 के बाद एक्सपोर्ट पे गए। तो यही आज अगर हर भारतीय समझ जाए कि मुझे इस समय अपने देश के लिए करना है, अपनी डिसिप्लिन लाइफ लाके अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है और अपनी कंजम्पशन बढ़ानी है स्वदेशी के लिए, तो मैं समझती हूँ कि ये दोनों लड़ रहे हैं, चाइना और अमेरिका, हम नेक्स्ट वर्ल्ड पावर, हम नेक्स्ट वर्ल्ड पावर, और विश्व गुरु भारत ही बन के रहेगा। लेकिन ये स्वदेशी की बात आप जो आपने बीच में छेड़ दी, ये बहुत सालों से भारत में सुना जाता रहा, कहा जाता रहा, आज़ादी की लड़ाई में स्वदेशी की बात कही जाती रही। आज अगर स्वदेशी की बात कही जा रही है, क्या इतना इम्पैक्ट हो सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था को एक मजबूती मिल सकती है? और कितना प्रतिशत योगदान आप देखते हैं इसमें अगर इस स्वदेशी के रास्ते पर तेजी से भारत आगे बढ़े? देखो अगर तो भारत, वही जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि माइंडसेट ये हम सबकी, ये हम कंज्यूमर्स की विचार की बात है, तभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता का आह्वान किया। क्योंकि उन्होंने ये समझाया कि भैया देखो ये रिफॉर्म तो मैं ले आया हूँ, प्लस उन्होंने साथ साथ अपने MPs MLA सबको कहा कि जाके अपने जिलों का आप दौरा कीजिए ताकि ये जो बेनिफिट है एंड कंज्यूमर तक पहुंचे। अब देखिए लेकिन एंड कंज्यूमर को अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा ना। अब दीपावली आ रही है, मैं समझती हूं कि अभी उनकी थोड़े रेट ज्यादा हैं, लेकिन भारतीय प्रोडक्ट्स को जब आप बढ़ावा देंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात होगी कि जब उनकी ज्यादा बिक्री होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, बिल्कुल रेट भी नीचे मार्केट आएंगे, भी और बढ़ता दिखाई देगा। प्रधानमंत्री तो नॉर्थ ईस्ट गए हुए थे, वहां पर उन्होंने इसी बात पर अपनी चर्चा आगे बढ़ाई है, तमाम लोगों से इसी बात का आह्वान किया। अब अगर बहुत आखिर में हम ये समझना चाहें कि जिस तरीके से ये 8 सालों तक के एक स्ट्रक्चर चलता रहा, उसके बाद इस GST में बदलाव कर दिया गया, अब देश में एक नया स्ट्रक्चर लागू है, इसकी भी कोई उम्र होगी, फिर उसके बाद ये इसे बदलना पड़ेगा। देखिए हर रिफॉर्म की उम्र होती है। अब और वो कब तक आपको एक अंदाजा आ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ये कब तक कारगर साबित हो सकता है और फिर उसके बाद बदलाव की जरूरत पड़ेगी? देखिए ऐसे टाइमलाइंस तो कोई भी अभी आज की डेट में नहीं दे सकता, लेकिन हर रिफॉर्म की एक डेट होती है, टाइमलाइन होती है। आप हर चीज कोई भी आप लाएंगे, उस समय कोई पक्ष विपक्ष खेलता रहे, लेकिन हर रिफॉर्म का अपना टाइम होता है। जब इससे हम देखेंगे कि प्रोडक्शन हमारी बढ़ रही है, हमारा रेवेन्यू काफी आ रहा है, बेस बढ़ गया है, तो डेफिनेटली 5% को नहीं लेकिन 18 वाले को भी, क्योंकि 2 स्ट्रक्चर तो रहता है, वर्ल्ड जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है 2 स्ट्रक्चर पे ही रहती हैं, तो मे बी सिन गुड्स पे थोड़ा कम करने का सोचा जाए,
लेकिन वो आज हो, आज से 5 साल बाद हो, 7 साल बाद हो, ये हम भारतीयों पे निर्भर करता है कि हम कितना इसको जोर देते हैं। अगर अपनी स्वदेशी को खरीदने पे कितना जोर देते हैं, उसका इम्पैक्ट वही टाइमलाइन डिसाइड करेगा आगे। तो जैसे पहले भी कहा जाता रहा है कि अपोजिशन कहता रहा कि हम पहले ही बोल रहे थे कि ये स्ट्रक्चर गलत है, इसे नया कर लो, लेकिन आप ये कह रही हैं कि हर चीज़ की, जैसे पॉलिसी का एक मैच्योरिटी का टाइम होता है, वैसे इन पॉलिसीज़ का भी एक टाइम होता है कि उस समय के बाद उसे बदलना पड़ता है, और शायद ये भारत के लिए असरकारक होगा। और आपने बहुत सरल भाषा में इस अर्थव्यवस्था को समझा दिया कि इस नए रिफॉर्म से अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो सकती है। आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति। थैंक यू प्रशांत जी, नमस्कार।